नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वर्चुअल राइटर मीट में हमारे बीच हैं कोमल भालेश्वर, जो कि अपनी रोमांस हॉरर जॉनर की कहानियों के साथ बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी कहानियां लिख चुकी हैं और अपने पॉकेट एफएम पे इनकी दीवानगी ये नॉवेल सुपर डुपर हिट जा रही है। एंड साथ ही में मैम का रहना ये ऑडियो शो पॉकेट एफएम के प्लेटफॉर्म पे चला था, जो कि बहुत ही लोगों ने उसे पसंद किया था, बहुत ही उसकी सराहना की थी। तो कोमल जी, आपका इस वर्चुअल मीट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी मुझे बुलाने के लिए। बहुत खुशी हुई कि आप इस मीट में ज्वाइन हुई और इन बातों के सिलसिलों को जारी रखते हुए हम आपकी कहानी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आपके इस सफर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी मैम, कि जब आपने दीवानगी ये टाइटल सोचा आपके माइंड में, उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था कि किस तरह की दीवानगी ये होगी? आप उसके बारे में हमें कुछ बताइए। एक ऐसी दीवानगी जिसे बस लोग कभी भूल ना पाए। अगर आपने पढ़ा तो आपने उसमें देखी है, मतलब एक नेगेटिव कैरेक्टर जिसकी दीवानगी की सारी हदें पार हो जाएं, हर हद वो पार करे उस लड़की को पाने के लिए, लेकिन जब वो उसे पा भी लेना तो उसे लगे कि हाँ ये मेरे साथ खुश नहीं है, तो उसकी दीवानगी ऐसी हो कि उसको दोबारा छोड़े और उसके लिए खुद को बर्बाद कर ले। इस तरह का कुछ सोचा था माइंड में। मतलब दीवानगी, एक लव होता है वो अलग चीज होती है, किसी से लव करना, लेकिन जो दीवानगी है वो थोड़ी हटके होगी किसी के लिए दीवानगी होना। एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के शेड्स हो। तो जब आपकी दीवानगी का प्लॉट अपने लिखना स्टार्ट करें और आपके जहन में जब पहली बार आरोही या अभय ये कैरेक्टर आए, फिर धीरे धीरे ऋषि आए, तो इन कैरेक्टर की स्वभाव रेखाएं आपने किस तरह से डिजाइन करी थी, या इन कैरेक्टर को डेवलप करते वक्त आपके मन में क्या विचार? मेन तो मुझे यही दिखाना था कि इन सबकी दीवानगी दिखानी थी एक दूसरे को लेके। अभय की दीवानगी है आरोही को लेके, आरोही की है अभय को लेके, वो समझ आता है। लेकिन मेन जो मैंने करेक्टर लेके चलना था वो था ऋषि का करेक्टर, जिसको पता भी नहीं कि वो लड़की उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, जिसने अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद किया उस लड़की के लिए। मुझे उसकी कहानी को चलाना था, मेन तो ऋषि की कहानी को। इस तरह से ही मैंने इनके नेगेटिव पॉजिटिव शेड्स में करेक्टर्स तैयार करे, पहले अभय का फिर आरोही का। ये लड़की भी कुछ ऐसी होनी चाहिए, मतलब जिसको देखकर दीवानगी खुद ब खुद हो जाए, इस तरह से कुछ होना चाहिए। उस लड़की में भी वो बात होनी चाहिए कि दो करेक्टर उसके लिए बिल्कुल उसे पागलों की तरह चाह रहे हैं। तो वो सब आरोही में दिखाया मैंने, उसको पॉजिटिव दिखाया बहुत ज्यादा, उसमें सब्र दिखाया, सहन शक्ति दिखाई, सुंदरता दिखाई, सब कुछ दिखाया उस लड़की में। बिल्कुल बिल्कुल मैम। जब आपने पहली बार कहानी लिखना शुरू किया तब आपके मन में क्या था, या आपके लेखन का सफर कैसा रहा है, या आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा है ड्यूरिंग द राइटिंग? आप इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे? जब लिखना स्टार्ट किया था तब तो यही सोचा था कि एक ऐसी स्टोरी जिसमें स्पिरिचुअल लव दिखाऊं विदाउट इंटीमेट सीन। और अगर आप दीवानगी पढ़ते हो तो बिफोर मैरिज अभय आरोही का कोई इंटीमेट सीन नहीं है, फिर भी उसमें रोमांस है, दर्द है, सब कुछ है, लव भी है। कहीं से ऐसा नहीं लगता कि वो रोमांटिक स्टोरी नहीं है विदाउट इंटीमेट सीन्स। मेन तो मुझे स्पिरिचुअल लव दिखाना था, मेन जो मेरा था। और दूसरी बात, सबसे पहले मैंने जिसकी पढ़ी थी संजना किरोड़ीवाल की पढ़ी थी एक दो स्टोरीज, एक अर्चना कनक मैम उनकी भी पढ़ी थी एक दो स्टोरीज। तो बस उसके बाद स्टार्ट किया था अपना सफर। ज्यादा तो नहीं पढ़ पाई उसके बाद, तो बस अपना ही चलता रहा साथ में। तो जहां जहां मुझे टाइम मिलता है मैं अच्छे राइटर्स को पढ़ती हूँ। अब इस टाइम यक्षिनी आ रहा है एक, मैं उसको भी सुनती हूँ, जितना मुझसे होता है मैं सुनती हूँ अपने दूसरों को भी, और पढ़ती भी हूँ जहां तक मेरे पास जितना टाइम होता है। बिल्कुल मैम। आप आपसे जब बात होती है तो आप हमेशा ये बताती हैं कि आप आपकी फैमिली और राइटिंग इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाए हुए हैं, कि कहीं ना कहीं मैरिड हैं, बच्चे हैं, घर परिवार है, और फिर कहीं ना कहीं लिखने के लिए एक दीवानगी है आप खुद में। तो आप
वो दो चीजें किस तरह से बैलेंस करती हैं? स्टार्टिंग में बड़ा मुश्किल था। जैसे हर टाइम अगर वाइफ के या बहू के हाथ में फोन दिख रहा है तो उनको ये नहीं लग रहा सामने वालों का कि ये कुछ लिख रही है। इवन ज्यादातर फर्स्ट इंप्रेशन ये पड़ता है कि मे भी शायद चैटिंग कर रही है, अपना घर का काम छोड़ के ये चैटिंग कर रही है। अब धीरे धीरे जैसे नाम हो रहा है, जैसे अब कोई इतना नहीं कुछ कहता, बैलेंस बना लेती हूँ। अभी एक्चुअली पिछले 5-6 मंथ ससुराल में भी रह कर आई हूँ, आपको तो मैम पता ही था। तो अगर सारी रात लिखना भी तो सुबह ये था कि 5 बजे रूम से बाहर भी आना है ससुराल में। अभी तो खैर मैं सिटी में आ गई हूँ, चलो हस्बैंड के साथ, अब ठीक है थोड़ा बैलेंस बनाने में, बट तब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती थी मुझे। उस टाइम मेरा ऑडियो भी चल रहा था, दीवानगी भी चल रहा था, और साथ में ससुराल भी, सब कुछ देखना पड़ता था। बहुत बहुत प्रॉब्लम होती थी, आंखों में स्वेलिंग आ जाती थी, कई बार आपको मैं पिक भी भेजती थी। बट बनाया बैलेंस, अभी भी बना रही हूँ, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ बनाना पड़ता है, हर किसी को बनाना पड़ता है। बिल्कुल जी, और कहीं ना कहीं वो बैलेंस, वो एक कंपोजनेस, एक ठहराव आपकी कहानी में हमेशा महसूस होता है। एंड डेफिनेटली रीडर्स के भी वो कमेंट्स आपकी कहानियों पर रहते हैं कि आपकी कहानियां बस हमें दीवाना करती हैं या हमें पागलपंती की हर हद तक वो ले जाती है। तो आपके लिए आपका रीडर या आपके व्यूज कितने मैटर करते हैं? आप बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा। इनके कमेंट्स में सारे पढ़ती हूँ, जो नेगेटिव होते हैं वो भी पढ़ती हूँ। कितनी बार ऐसे कमेंट्स भी आए हैं जिनको पढ़ के आंखों में आंसू भी आए हैं, आपको मैंने कई बार स्क्रीनशॉट्स भी भेजे, आई थिंक। मतलब कहीं ना कहीं वो इफेक्ट डालते हैं आपके ऊपर, ऐसा नहीं है। जब जैसे अब हीरो हीरोइन को अगर हम अलग करते हैं तो भी हमको ही सुनना पड़ता है, राइटर्स को ही। और अगर हम उनको मिला देते हैं तो कह देते हैं कि कहानी में बोरियत हो रही है। हर चीज का बैलेंस बनाना पड़ता है। तो आपका कोई राइटर, आपका कोई रीडर जब आपको एक पर्टिकुलर सजेशन दे कि आपका ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा बोर हो रहा है, या यहाँ पे हमें आप बहुत ही क्रूर होके आपके दो दिलों को आप विदा कर रही हैं या उनमें दरारें डाल रही हैं, तो ऐसे जब कमेंट्स आपकी कहानी पे आते हैं तो आप उन चीजों के साथ किस तरह से डील करती हैं? एंड क्या राइटर के सजेशन के साथ एक्चुअली आप आपकी कहानी इम्प्लीमेंट करती हैं या उस तरीके से आप आपके सीन कभी बदलती हैं? बदले हैं, कई बार बदले हैं, क्योंकि हम राइटर्स हैं और हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा रीडर्स की फीलिंग्स का। अगर हम उनकी फीलिंग्स का ध्यान ही नहीं रखेंगे तो वो थोड़ा टाइम पढ़ेंगे, धीरे धीरे वो बंद कर देंगे पढ़ना। तो हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। इवन मैंने दीवानगी में भी एक जगह पे काफी चेंज किया था, जब मुझे बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया कि उन दोनों को मिला दो, बल्कि मुझे नहीं मिलाना था। लेकिन मैं इतनी ज्यादा प्रेशराइज किया गया ना मुझे, कि फिर मुझे वो करना ही पड़ा। मतलब इफेक्ट पड़ता है रीडर्स का, और करना भी चाहिए, हमें भी उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, जब अगर हम रीडर्स के दिल की बात रखेंगे तभी वो जाके हमारी कहानी से जुड़ेंगे और हमारी कहानी को ढेर सारा प्यार देंगे। बिल्कुल जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी पूजा जी से कि वो इन सवालों के सिलसिले को आगे बरकरार रखें। सबसे पहले हेलो कोमल जी, मैंने आपकी रहना सुनी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। थैंक यू। और आप में जो एक खूबी है कि आप रोमांस भी लिख लेती हैं, हॉरर भी लिख लेती हैं, तो कुछ सोच के लिख रही हैं या दोनों मिक्सअप करके लिख रही हैं कि मुझे हॉरर भी लिखना है, रोमांस भी लिखना है? मेरा फेवरेट ही है। हॉरर में अगर रोमांस मिक्स हो जाए ना तो मतलब क्या बनता है, बहुत बेस्ट स्टोरी बनती है। अगर आप हॉरर में रोमांस को ले आओ, बहुत बहुत अच्छी चलती है वो चीज। मेरे को ज्यादातर यही होता है कि अगर मैं हॉरर लिख रही हूँ तो उसको थोड़ा रोमांस उसमें लाऊं ही लाऊं। अगर खाली डर डर ही होगा तब भी एक लिमिट में ही हम डर डाल सकते हैं, तो भी सारे रीडर बोर हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत उसमें रोमांस तो डालना ही पड़ता है। तो मेरे को यही है कि जब भी मैं हॉरर लिखूं तो उसमें रोमांस का तड़का जरूर लगाऊं। तो जब आप हॉरर लिखती कैसे हैं, मतलब क्या माइंड सेट करके आप हॉरर लिखती हैं? जब आप उस लिखने बैठती हैं तो आपके माइंड में क्या चल रहा होता है उस टाइम पे? जैसे पहले तो मैं एक टॉपिक ले लिया, जैसे मैंने लिखी पीछे पिशाचनी के ऊपर एक स्टोरी लिखी थी, काफी हिट गई थी वो। फिर उस पर थोड़ी रिसर्च करती हूँ पहले। अभी मुझे भी इतना नॉलेज नहीं होती है कि ये चीज है क्या, उसके अगर हम उसको वैसे ही लिखी जा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। उसको कुछ दिन में
उस पर रिसर्च करती हूँ कि है क्या वो, जैसे पिशाचनी है क्या, उसकी पावर्स क्या है, वो सब चीजें फिर उसके अकॉर्डिंग मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के अकॉर्डिंग उसको उसका सारांश तैयार करना, समरी तैयार करनी, उसके अकॉर्डिंग करती हूँ। सबसे पहले रिसर्च का काम करती हूँ। एक्चुअली इस टाइम पे मैं कल पूरी रात सिर्फ रिसर्च करी है कल भी, क्योंकि मुझे एक नई हॉरर स्टार्ट करनी है, तो मैं नहीं चाहती थोड़ी सी भी कहीं से भी कोई मिस्टेक हो, तो मैंने लिखा नहीं ज्यादा रात, सिर्फ रिसर्च करी है रात को गूगल पे हर तरह से निकाल के, फोटोज कैसी होती है वो चीज जिसके ऊपर अब मुझे लिखना है। रिसर्च बहुत जरूरी है आई थिंक। या सब कोई रिसर्च ही करता है, एक्चुअली में भी यही चल रहा है। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है, एक्चुअली आपकी फेवरेट है, हम सबकी फेवरेट है, एंड रैना भी आपकी बहुत कमाल की है, शायद किसी ने सुनी हो यहाँ पर। और मुझे एक चीज पूछनी थी, जब आप हॉरर लिखती है ना, तो कहते हैं ना कि जो चीज, जो आप कहानी लिख रहे हो, आप जिस कैरेक्टर को लिख रहे हो, उस कैरेक्टर को जीना पड़ता है, तो वो चीज आप कैसे मेंटेन करते हो? मतलब हॉरर लिख रहे हो तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैं हॉरर लिख रही हूँ, मुझे भी डर लग रहा है? हुआ है, मैंने पूरी एक स्टोरी बनाकर पे ऐड करी है, वो लोगों को पसंद आई है। अपना खुद का एग्जांपल उसमें मैं आजकल ना शॉर्ट स्टोरीज लिख रही हूँ, जो मतलब खुद के एग्जांपल, किसके साथ भी कुछ भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो सब लिख रही हूँ। तो उसमें मैंने लिखा है अपने साथ, मेरे खुद के साथ भी हुआ है। अब वो सपना था या क्या था, बट हुआ है मेरे साथ भी। यानी कि असर पड़ती है स्टोरियों का काफी असर ज्यादा पड़ता, हमारे। बहुत पड़ा था। मेरी तो पूरी रात खराब हुई है पिशाचनी के चक्कर में। अभी मैं शशि जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपसे क्वेश्चन पूछें। हेलो कोमल जी। हाय। जैसे पहले भी आपके साथ मेरा इंटरेक्शन हो चुका है, तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आपकी दीवानगी स्टोरी, आपकी रहना और जिस तरीके से आप कैरेक्टर्स को डेवलप करती हैं, तो वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। क्योंकि क्या है ना कि राइटर्स, ठीक है, आप अपकमिंग राइटर्स आते हैं, लिखते हैं, लेकिन उस कहानी को एक लॉन्ग वे में लेके जाना, उसे जीना और उसे लिखना, वो बहुत रेयर केसेस में मिलता है। तो वो जो चीज मिली वो मुझे आपकी कहानी में मिली। तो थैंक यू मैम, सबसे पहले तो पॉकेट नॉवेल्स के साथ, पॉकेट एफएम के साथ लिखने के लिए। मैम मैं एक चीज जानना चाहूंगी कि जो कहानी हम लॉन्ग कंटेंट के लिए लिखते हैं, उसके लिए कैरेक्टर्स, सब प्लॉट्स, वो कितने मायने रखते हैं किसी भी एक राइटर के लिए? बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज्यादा। सब प्लॉट्स और कितने कैरेक्टर्स हम उसमें बाद में भी ऐड करते हैं, कैरेक्टर्स वगैरह थोड़े कहाँ पर और कितने घंटे में हमें कहाँ तक स्टोरी ले जानी है, हर चीज हमें पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए। तो वो बहुत अच्छा रहता है अगर हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, अदरवाइज हमें बाद में प्रॉब्लम आती है इस बात की। अगर हमने स्टोरी सोच के चले कि हमें प्लॉट्स तैयार है कि इतने प्लॉट्स को हमने इतने घंटे की लेकर चलनी है, अगर वो चीज हमने सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं करा तो वो पहले ही हो गया, तो हमें प्रॉब्लम आएगी, हम स्टोरी को लॉन्ग नहीं ले जा पाएंगे या फिर वो बोर हो जाएगी आगे ले जाकर। बहुत ज्यादा मायने रखते हैं आई थिंक। जी बिल्कुल मैम। एक्चुअली ना कई राइटर्स का ये कहना होता है कि हॉरर कहानी को हम लॉन्ग वे में नहीं लेके जा सकते हैं, तो उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी तरफ से हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। मैं लेकर जाऊंगी अब, एक्चुअली मैं खुद प्लान कर रही हूँ, 2-4 दिनों में स्टार्ट करनी है। 30 घंटे के प्लॉट्स तैयार कर रखे हैं, रेडी प्लॉटिंग मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बाकी राइटर्स के लिए मिसाल बनेंगे, हॉरर कहानी के लिए स्पेशली। तो मैम जो आप कहानी लिख रही हैं या लिखना जा रही हैं, तो उसका क्या आपने कुछ सोचा है या आप लिख चुकी हैं, तो उसमें क्या क्या आपने पॉइंट्स डाले हैं या क्या यूज किया है? सब कुछ तो नहीं बताऊंगी स्टोरी के बारे में, इतना बता देती हूँ कि जैसे मैंने पिशाच पे लिखी, पिशाचनी पे लिखी और डायन पे भी लिखा रहना, तो इस बार मुझे उन सबसे डिफरेंट शैतान के ऊपर लिखना है, डेविल पे। तो मैं आजकल उस पर ही रिसर्च कर रही हूँ कि डेविल कहाँ कहाँ होता है, क्या होता है उसका, वही सब रिसर्च कर रही हूँ और उसके सभी प्लॉट्स उसके रेडी कर रखे हैं, बस अब उसको लिखना है। सारांश लिख दिया है मैंने उसका रात को बैठ के, बस 1-2 दिन में बस उसकी तैयारी है पूरी। और जहाँ तक आप लॉन्ग स्टोरी की बात कर रहे हैं, तो उसमें सीजन वाइज भी चल जाता है। एक्चुअली मैंने पहले लिखी थी ट्रेन वाली पिशाचनी, 2.5-3 घंटे की थी वो। सेकंड सीजन है वो भी 2-2.5 घंटे का हो गया है और मैंने उसका थर्ड सीजन भी रेडी कर रखा है, तो वो टोटल 7-8 घंटे की इजिली हो जाएगी, 8-10 घंटे की सीजन। अगर हम उसमें ऐड करते रहते हैं तो स्टोरी वो भी लंबी चल जाती है, अगर अलग अलग सीजन ले आते हैं तो उसमें भी लॉन्ग चली जाती है काफी। जी बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम। मैं रिक्वेस्ट करूंगी ईश्वरी जी से कि वे आपसे कुछ सवाल करें। नमस्कार कोमल जी। नमस्कार। आप बहुत ही अच्छा लिखती है। मेरा आपसे सवाल ये था कि आपको
लिखने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? ये सभी पूछते हैं, बट मुझे तो ये गॉड गिफ्ट ही लगता है। माइंड में इतनी स्टोरीज रहती है कि मैं उसको ड्राफ्ट में शॉर्ट में लिख के रख लेती हूँ, क्योंकि टाइम की भी कमी रहती है। मतलब गॉड गिफ्ट ही कहूंगी मैं तो इसे। बचपन में शौक था स्टार्टिंग से, जैसे सिस्टर्स वगैरह के बच्चे आते थे, उन्हें हॉरर स्टोरीज सुनाने का मुझे शौक हुआ करता था किसी टाइम में। कॉलेज टाइम में बहुत सुनाती थी, साथ के साथ बनानी और सुना देनी। मतलब सब बच्चे मुझे ही घेर के रखते थे, बट उस टाइम ये नहीं पता था कि यही स्टोरी लिखना मतलब मुझे इतना आगे लेकर जाएगा। बस इसे मैं तो गॉड गिफ्ट ही कहूंगी। या कोई टॉपिक मिल जाए तो मैं इवन उसको उठा के साथ लिख सक लेती हूँ। तो आप मतलब एक समय पर आपके दिमाग में बहुत सारी स्टोरीज के प्लॉट्स या आइडियाज होंगे, तो अब Yes. आप डिसाइड कैसे करती है कि किस पे पहले वर्क करना है? या मतलब अपने आप को ही कभी कभी लगता होगा ना कि नहीं है, मैं इस स्टोरी पे थोड़ा नाइंसाफी हो रही है इसके दूसरे के। बहुत बार लगता है। अब ये जो स्टार्ट करनी है मैंने, ये जो मैं आपको डेविल वाली बोल रही हूँ, ये अब से नहीं, मैंने काफी महीने से इसका जो ड्राफ्ट में लिखा हुआ था प्लॉट्स, बट मुझे टाइम ही नहीं लग पा रहा था, क्योंकि रहना चल रहा था, फिर साथ में दीवानगी, फिर उधर मेरी प्रतिलिपि पे भी, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट प्लेटफॉर्म है, तो उधर भी मैं फर्स्ट लिख लेती हूँ। 1-2 स्टोरीज मेरी चलती है उधर भी, तो वहां भी मेरी चल रही है वो पिशाच मेरी मोहब्बत। तो मेरे को टाइम की प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन बस अब तो मैंने सोच लिया कि बस ये तो लिखनी ही लिखनी है। मुझे नींद नहीं आती थी कि मैं उसे लिख नहीं पा रही हूँ। मेरे को खुद को लगता था कि वो स्टोरी पढ़ी है, और कई बार ऐसा भी लगता था, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट है जो टॉपिक मैंने उठाया है। कई बार एक घबराहट सी भी होती थी कि किसी और राइटर को ना माइंड कैच, कोई और राइटर ना कैच कर ले उस चीज को। ये चीज भी मन में आ जाती है। देखो, इनसिक्योरिटी भी हो जाती है थोड़ी कि चलो हमारे पास एक डिफरेंट चीज है, हम उसको जल्दी से जल्दी लोगों के सामने, अपने रीडर्स के सामने लेकर आए। तो इसलिए उसको मैंने बहुत टाइम से संभाल के रखा हुआ था। अब फाइनली मैं उसको स्टार्ट करूंगी। अभी भी काफी स्टोरीज ऐसी हैं जो वेट कर रही हैं कि कब मैं उनको लिखूं। बहुत से कैरेक्टर्स है ऐसे माइंड में मेरे, कितनी तो ऐसी हैं जिसके 3-4 पार्ट्स तैयार करके उनको ऐसे ही छोड़ा हुआ है अभी ड्राफ्ट में। हाय कोमल जी। हेलो। हाँ, आपने कहा कि आपको मतलब अब कहानी भी आपकी पढ़ के लगता है कि आपको रोमांटिक और हॉरर, ये 2 जॉनर आपको बहुत ज्यादा पसंद है। इसके अलावा आप कौन से जॉनर में लिखना पसंद करेंगी, या फिर आपको कौन से जॉनर को ट्राई करना अच्छा लगेगा? मैंने एक्चुअली एक ड्राफ्ट में रखा भी हुआ है प्लॉट्स तैयार करके। मुझे वुमेन्स स्पेशल पे लिखना है कुछ। वुमेन्स की जो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, जिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में अभी तक किसी ने नहीं लिखा, एक ऐसा टॉपिक है मेरे माइंड में, तो उसको लेकर भी मैंने एक स्टोरी रेडी करी हुई है कि मतलब वुमेन को क्या क्या फेस करना पड़ता है। उसके पे मैं लिखना चाहूंगी स्पेशली, क्योंकि मैं जो पोएट्री करती हूँ वो सारी वुमेन स्पेशल होती है। ज्यादातर मेरी पोएट्री अगर कोई पढ़ता होगा तो वुमेन स्पेशल ही होती है सभी। मैंने हर टॉपिक पे पोएट्री लिखी है, जैसे ड्रंकर मैंस होते हैं, उनकी वाइफ पे क्या बीती है, डाउरी सिस्टम, रेप, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा मैंने। तो वो मेरा फेवरेट है एक, तो उस पर ही मैं लिखना चाहूंगी, अगर इसके अलावा कुछ लिखना चाहूंगी तो। और आपने कहा कि हमेशा आपके दिमाग में, मतलब आप हाउसवाइफ हो, फिर भी आप मतलब राइटर हाउसवाइफ हो, तो आप हमारे मतलब आपके दिमाग में हमेशा राइटिंग के थॉट चलते रहते हैं। तो ऐसा कोई किस्सा बताओ ना कि सब्जी बनाते वक्त आपको ऐसा कुछ सोच रहा है और हाथ में लिखने के लिए कुछ नहीं, तो आप क्या करते हो? जैसे कि कुछ राइटर को होती है कि चलो ट्रेन की टिकट के पीछे लिख दो कि ये मतलब ये अब लाइन आई दिमाग में, वो लिख दो। तो आप ऐसा कुछ करते, किचन के प्लेट में नहीं ना आपने कुछ लिखा? नहीं, वहां तो नहीं लिखा, मतलब वैसे फटाफट से फोन में उसको सेव कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मैं दीवानगी काफी टाइम से लिख रही हूँ। तो एक बार मेरे हस्बैंड सो रहे थे, रात का टाइम था, मैं जाग रही थी। मैंने रेशमा मैम को आई थिंक बताया भी है। तो मैंने उनके कहना था कि थोड़ा साइड में हो जाओ, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में। तो मैं उनके नाम की जगह मैं कह रही अभय अभय साइड होना अभय। थैंक गॉड वो सो रहे थे, उन्होंने सुना नहीं। ये हुआ मेरे साथ। अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे दिलचस्प किस्से आपके पास होंगे। बहुत हॉरर लिखते हुए पूरी रात डरी हूँ। तो बहुत रहते हैं ऐसे किस्से। ये किस्से आप अपने नॉवेल में यूज करती हो किसी कैरेक्टर के जिंदगी की किस्सों के बहाने, या फिर और कोई एक? मैं करती हूँ, अपने भी करती हूँ। सब लिखा जाता है। हाँ, उसको हम काल्पनिक लिख देते हैं, बट काफी चीजें होती है जो हमारी अपनी पर्सनल भी होती है, जिसे हम यूज करते हैं। कई बार हस्बैंड वाइफ की आपस की कुछ बातें होती है, तो उसको भी हम लोग यूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं यूज करती, कई जगह यूज करती हूँ मैं।
अच्छा, ठीक है, मुझे बस इतना ही पूछना था। थैंक यू। ओके, रेशमा जी, ओवर टू यू। जब आपने कहा कि आपने उस रात के मौके में अपने ही पति जी को अभय करके पुकारा, तो क्या चल रहा था आपके मन में, आपके दिलो जहन में? या आप आपके कैरेक्टर से इतना प्यार करती हैं कि वही आपने सामने देख लिया? बहुत हुआ है सच में। मुझे खुद भी हंसी आती है कि थैंक गॉड ये सो रहे थे। बट खैर इनको पता भी है कि मैं अभय नाम के कैरेक्टर पे लिखती हुई, इनको पता भी है इस बात का, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये अच्छा है, गहरी नींद में थे ये। एक्चुअली एक और, ये ना मेरी राइटिंग को सीरियस नहीं लेते, सब लेते हैं बट ये नहीं लेते। परसों क्या हुआ, इनकी बर्थडे पार्टी में गई है, मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ, आपने पूछा नहीं है, मैं फिर भी इस बात को बता रही हूँ आपको। वहां पे इनके फ्रेंड्स ने कहा यार भाभी के तो हम फैन बन गए। इन्हें समझ नहीं आ रहा ये क्या जवाब दे। कह रहे भाभी कितना अच्छा लिखती है, उन्होंने मेरी कई स्टोरीज के नाम ले दिए, अब इनको एक भी स्टोरी नहीं पता, अब ये बोले भी तो क्या बोले। और वो मेरी तारीफ पे तारीफ की जाए, भाभी ने तो हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया, हमारे यहाँ की बहू है, ये है वो है, भाभी के हम तो बहुत फैन है, हम उनकी सारी स्टोरी पढ़ते हैं। मतलब इनको बहुत प्राउड फील हुआ उस दिन। इन्होंने माना कि हाँ अब तो लगता है कि हाँ बस कुछ कर रही है तू वाकई में। बहुत तारीफ की उस दिन, बहुत इम्प्रेस हुए थे उस दिन। इनका स्पेशली फोन आया मेरे पास पार्टी में से ही ये बताने के लिए। मुझे भी नहीं पता वो, मतलब मुझे उन्होंने फॉलो किया हुआ है या वो मेरी स्टोरीज पढ़ते हैं, मुझे भी नहीं पता इनके फ्रेंड सर्कल का, क्योंकि वहाँ कभी मैंने इनको लिंक भेजा ही नहीं। अपने फ्रेंड सर्कल को तो भेजती हूँ, इनके फ्रेंड सर्कल को नहीं भेजा। अब वो कैसे जुड़े, क्या था, वो मुझे भी नहीं पता, बट मेरे ससुराल में, मेरे गाँव में सबको पता चल चुका है। बिल्कुल, और माशाअल्लाह बहुत जल्द पूरे हिंदुस्तान को ये पता चले कि कोमल भालेश्वर एक ऐसी ऑथर है जो रोमांस हो, हॉरर हो या कॉमिक हो, हर जॉनर को वो जितना बखूबी निभाती हैं, उतना ही बखूबी वो स्त्रीवाद या नारीवाद को भी जिंदा रखती है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं ये वेरिएशंस आज के ट्रेंड में ऑथर्स में नहीं पाए जाते। हर कोई अपने कंफर्ट जोन में लिखना पसंद करता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ऑथर की रोमांस से रिलेटेड कहानियां अगर हिट हो रही है, तो वो उस हिटनेस को मेंटेन करने के लिए आगे की उनकी जितनी भी कहानियां हो वो रोमांस के ही थ्रू लिखते जाते हैं। बट आपने बहुत सारी वैरायटीज आपकी रीडर्स के लिए रखी है कि भाई आप प्यार देख रहे हो तो आप थोड़ा सा डरावना भी कुछ देख लो, थोड़ा सा हंसी मजाक भी देख लो, पर फिर उसी के साथ नारीवाद की एक सच्चाई, अस्तित्व की लड़ाई भी देगी। और ये वैरायटी ही आई थिंक आपको उम्दा बनाती है सभी से। थैंक यू। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अभी के जो ऑथर्स हैं जिन्होंने पहली बार लिखना शुरू करा है, उनके लिए आप कुछ टिप्स देंगी या आप उन्हें क्या मैसेज देंगी कि उन्हें किस तरह से अपनी जर्नी को मेंटेन करना चाहिए या अपनी राइटिंग को और ज्यादा गहरा करने के लिए या एक ठहराव लाने के लिए कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी, कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर्स अच्छे रखने चाहिए हमें, जो जिसे लोग याद रखे, कभी भूल ना पाए। अब जैसे गब्बर का कैरेक्टर है ना, उसे कोई नहीं भूल सकता। ऐसे ही मुझे लगता है कि दीवानगी में ऋषि का कैरेक्टर कोई नहीं भूल पाएगा। चाहे हीरोज में अभय है, बट ऋषि को कोई नहीं भूल पाएगा। कैरेक्टराइजेशन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें कैरेक्टर्स अच्छे रखने चाहिए, चाहे कम हो। जरूरी नहीं कि हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स रखने हैं लंबे नॉवेल में, लेकिन ऐसे हो कैरेक्टर्स के उसे लोग याद रखे कि हाँ हमने ये नॉवेल पढ़ा था, उसका वो कैरेक्टर पढ़ा था, वैसा बंदा नहीं देखा हमने कभी रियलिटी में। मतलब कैरेक्टराइजेशन मेन, तो कहानी में ठहराव होना चाहिए मेन। तो मैं एक्चुअली जो नए काफी राइटर्स हैं जिनको मैं बताती रहती हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करती कि मैं उन्हें ना बताऊं। जैसे वो मुझे अपनी स्टोरी का लिंक भेजते हैं, उनकी जहाँ जहाँ मिस्टेक्स होती है मैं उन्हें जरूर बताती हूँ पढ़ के कि आप यहाँ से ये चीज ठीक करो। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए ज्यादा, उससे भी बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। कोमल जी, मुझे ना आपके ऋषि के कैरेक्टर के बारे में कुछ जानना था, क्या आप मुझे उसका ब्रीफ दे पाएंगे? ओके, मेरा फेवरेट कैरेक्टर्स है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ, ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। अभी तक मैंने जितनी स्टोरीज नॉवेल लिखी हैं उसमें मेरे को ऋषि मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। इसमें कई शेड्स हैं। एक तो इसका स्टार्टिंग का जो है, इसका नेगेटिव शेड है,
उसकी दीवानगी ऐसी है जो हर हद पार कर चुकी है और विदाउट एनी टचिंग, मतलब उसने प्यार किया लेकिन स्पिरिचुअल लव करा है, लेकिन जो वो खुद भी नहीं जानता इस बात को। स्टार्टिंग में उसने हासिल किया अपनी, जिससे वो लव करता है अपनी बिलवेड को, लेकिन फिर उसकी दीवानगी ऐसी है कि जब उसको लगा कि ये मेरे साथ खुश नहीं है तो उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया उसकी खुशी उसको देने में। हाँ, अगर आप पढ़ोगे तो ऋषि का कैरेक्टर आपको समझ में आएगा। बताना तो बहुत मुश्किल है इतनी लंबी स्टोरी में, लेकिन आपको उसमें हर शेड दिखेगा, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, हर शेड दिखेगा आपको उसमें। दीवानगी क्या होती है वो आपको ऋषि से ही पता चलेगी। बस इतना कह सकती हूँ। इसका मतलब आपने पूरा फोकस अपने ऋषि पे दिया है। बहुत ज्यादा। और आरोही पे? आरोही पे भी दिया है, अभय पे भी दिया है। कहते हैं ना एक पर्सनल थोड़ा होता है, किसी कैरेक्टर के साथ हम ज्यादा अटैच होते हैं, तो वो ऋषि के साथ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं और बहुत चीजें जाननी है उससे। मैं मेरी एक्साइटमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल रखते हुए मैं मेरे बाकी टीम मेंबर्स को रिक्वेस्ट करूंगी, आई विल रिक्वेस्ट टू जानवी कि वे अगर आपसे कुछ कहना चाहते। हेलो मैम, हेलो। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जब भी कोई लव ट्रायंगल लिखते हैं तो उसमें एक कपल दूसरे वाले से ज्यादा हमारा फेवरेट हो जाता है, राइटर का भी। तो आपका कौन सा वाला कपल फेवरेट है? कपल्स तो इस स्टोरी में भी कई हैं, बट फेवरेट तो ऑलमोस्ट यही रहेगा, अभय एंड आरोही। फेवरेट तो यही रहेगा। बट जहां तक दीवानगी की बात है वो ऋषि की बेस्ट है, बट कपल तो एवरग्रीन कपल तो मैं अभय और आरोही का ही बेस्ट कहूंगी। आप बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं? जैसे एक स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो किस मतलब एक टाइम पर कितने कैरेक्टर्स उसमें होने चाहिए कि रीडर जो है वो भी कंफ्यूज ना हो? आई थिंक मैं तो ज्यादा नहीं रखती, 3-4 कपल्स बहुत है। पेरेंट्स वगैरह हम ऐड करें तो काफी हो जाते हैं। बहुत ज्यादा भी रीडर भी कंफ्यूज हो जाएगा किसका नाम क्या था। हम भी पढ़ते हैं जिसमें ज्यादा होते हैं कैरेक्टर्स, मुझको खुद को भी नहीं कई बार याद रहते। तो कम रखो बट अच्छे रखो, बेस्ट रखो। अब इसमें भी 3-4 कपल्स ही लिए हुए मैंने, साथ में इनके पेरेंट्स, ये सब है, बस उनको मिलाकर पूरी स्टोरी तैयार की है और काफी लंबी तैयार की है। ऐसा नहीं कि कहीं और कैरेक्टर्स लाई हूँ मैं उसमें उस स्टोरी को बढ़ाने के लिए, उन्हीं कैरेक्टर्स के साथ ही वो स्टोरी आगे चली है। और मैम एक और क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि आपके माइंड में हमेशा बहुत सारी स्टोरीज चलती रहती हैं, तो एक राइटर को एक टाइम पे कितनी स्टोरीज लिखनी चाहिए कि वो मतलब अगर ज्यादा स्टोरीज लिखेंगे तो ऑब्वियसली 1-2 स्टोरी वो थोड़ी खराब कर देंगे, तो एक टाइम पे कितनी स्टोरीज उनको मेंटेन करनी चाहिए? वैसे मैं देखो अपनी तारीफ तो नहीं करती, इस टाइम प्रेजेंट टाइम में जी मेरी 4-5 स्टोरीज चल रही है, सब बेस्ट है, सबके व्यूज अच्छे हैं, सबके व्यूज आप देखेंगे जाके अच्छे चल रहे हैं और अभी नेक्स्ट स्टार्ट करनी है। कोई भी स्टोरी ऐसी नहीं है जिसपे नेगेटिव कमेंट आया हो, सबका वेट होता है बहुत ज्यादा कि नेक्स्ट पार्ट कब आएगा मैम। मेरी तो चल जाती है इजीली, और मैं और राइटर्स का कह नहीं सकती। आप कैसे बस नेचुरली हो जाता है, सब अलग अलग है, याद रहती है। अब हम लिख रहे हैं, अच्छा जिस कैरेक्टर को हम खुद बना रहे हैं हम उसे कैसे भूल सकते हैं? अगर जैसे हम खाना में 4 वैरायटी बना रहे हैं तो हम ऐसा तो नहीं कि हम एक वैरायटी भूल जाएंगे बनाकर, नहीं भूल सकते। एज अ वुमेन हम नहीं भूल सकते कि हमने चावल बनाई थी, उधर खीर बनाई थी तो हम खीर भूल गए उसको रख के, हमें याद रहेगी। ऐसी अगर हम 4 स्टोरी लेकर चल रहे हैं तो मुझे तो पर्सनली वो याद रहती है कि मुझे किस स्टोरी में कहाँ से क्या चीज आगे चलानी थी, सब याद रहते हैं, सारे कैरेक्टर्स याद रहते हैं। मैं नहीं भूलती, जो चीज खुद मेरे हाथों से लिखी गई है मैं उसे कभी नहीं भूलती। और राइटर्स का मुझे पता नहीं, ये उनको पता होगा। मैं ज्योति से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे आपसे बातचीत करें। हेलो, हाय मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके लिए रिसर्च या रीडिंग कितना इम्पोर्टेंट लगता है? काफी इम्पोर्टेंट है, रिसर्च के बिना तो आई थिंक लिखना ही नहीं चाहिए। खास तौर पे जब हम कुछ हॉरर लिख रहे हैं तब तो रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो हम रोमांटिक लिख सकते हैं विदाउट एनी रिसर्च, क्योंकि उस पे हमको खुद लिखना है जो लिखना है। अब जैसे दीवानगी के लिए मुझे रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हम अगर कोई एक मेन टॉपिक उठा रहे हैं, कोई डायन उठा रहे हैं या कुछ भी इस तरह का कुछ उठा रहे हैं, तो हमें उसके बारे में रिसर्च करनी बहुत जरूरी है। या फिर कल को मैं कुछ वुमेन स्पेशल लिखती हूँ, स्त्री विमर्श को लेकर कुछ लिखती हूँ, तो हमें उस बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि जो मेजर प्रॉब्लम के बारे में मैं लिख रही हूँ उसके कहाँ पे कितने केसेस हैं, क्या है, उसको लेकर किस लेडी ने कैसा फेस करा है, वो सब चीजें मुझे पता होनी चाहिए और वो सब मुझे रिसर्च से ही पता चलेगी। ओके, आपने कहा कि आप काफी सारी पोएट्रीज वगैरह लिखते हैं, तो क्या आप कुछ सुना सकती हैं यहाँ पे?
एक्चुअली मैं देख कर सुना देती हूँ, ऐसे याद तो नहीं है मुझे, मैं देख कर, आप मुझे बताइए वुमेन स्पेशली कोई सुना देती हूँ। हाँ, कोई भी एक अच्छी सी ओके। स्टोरी मतलब पोएट्री सुना दीजिए। ओके, मैं सुनाती हूँ, तो ये सुना देती हूँ मैं। एक औरत हूँ मैं, नहीं हूँ मैं किसी की जागीर, बस एक औरत हूँ मैं। नहीं बनना मुझे किसी के हाथों की कठपुतली, बस एक औरत हूँ मैं। नहीं देना किसी को भी इतना हक, कोई भी आए और जज्बातों से खेले। नहीं बनना मुझे किसी के हाथों का खिलौना, मुझे तोड़कर किसी और खिलौने का हो ले। मैं कोई भोग की वस्तु नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, तू समझ एक घमंडी पुरुष। मैं कोई बाजार में लगी तस्वीर नहीं, जो कोई भी आए और गलत निगाहों से देखे। यूं अपनी जिंदगी नहीं चलना चाहती, मुझे हक है हर कहीं घूमने का। ये देश जितना तेरा है उतना मेरा भी है ओ पुरुष। तुम्हारी तो हर गाली को भी हम औरतें ही झेलती है, नहीं कसूर हमारा फिर भी हर गाली में औरत ही होती है। क्यों जाकर बेटों के फोन नहीं देखते तुम, क्यों हर पाबंदी बेटियों पर, क्यों बेटों के फोन से लड़कियों के नंबर नहीं हटाते, क्यों हर बार बेटियों को ही सुनाते हो, क्यों हम सुने कि हम अगले घर जाना है, क्यों बेटों को यह नहीं कहते तुम्हें भी तो कमाना है, क्यों नियमों में हमको बांध रहे हो, क्यों पंख हमारे काट रहे हो। ओ नारी तू भी जाग जा अब अपनी शक्ति को पहचान जा। अब तूने ही जन्म दिया है इस पुरुष को, वक्त आ गया है दुर्गा बनकर शस्त्र उठा। अब नहीं वक्त बचा सजने संवरने का, अब सुंदरता को अपनी शस्त्रों से सजा। मत लुभा किसी को अपनी सुंदरता से, बस काली का तू रूप पा। शानदार। बहुत ही प्यारा है एक्चुअली में। थैंक यू। एक्चुअली में रियल बहुत ज्यादा प्यारा है आपको पोएट्री। थैंक यू सो मच। हर टॉपिक पे मिलेगी आपको, हर। एक्चुअली मैंने एक बार लिखी थी, उन लेडीज पे लिखी थी जिनके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं ज्यादा और जो वेट करती है रात। मेरा इनबॉक्स भर गया लोगों की सहानुभूति से, कह रहे कि मैम आप इतना झेलती, आपके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, आप क्यों नहीं समझाती। फिर मुझे हार के फिर पोस्ट डालनी पड़ी कि ये सिर्फ एक रचना है, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं, ऐसी कोई मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इवन मुझे लगता है कि ये सब कुछ हमारे साथ ही हो रहा है। कभी लेखक अपनी अनुभवों से रीडर को इस तरह बांध देते हैं ना कि रीडर्स को भी अपने लेखक की चिंता होने लगती है, कहीं ये अनुभव इन्हीं के जिंदगी से तो नहीं जुड़ा। हाँ, हो जाती है, सही बात। इमोशनली अटैच हो जाते हैं लेखक से फॉलोवर्स, बहुत ज्यादा। मेरे फॉलोवर्स भी बहुत अटैच है, कुछ नहीं लिखती कुछ दिन लगातार तो इनबॉक्स भर देते हैं क्या हो गया मैम, तबीयत खराब है, क्या बात है, आप लिख नहीं रहे हो। मतलब अच्छे हैं बहुत, कोई मिसबिहेव नहीं, बहुत बहुत अच्छे हैं टचवुड अभी तक के फॉलोवर्स को जितने भी है। और हम दुआ करेंगे कि आपके आगे के सफर के लिए भी आपको ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे रीडर्स मिले और आपकी हर एक कहानी सक्सेस की ऊंचाई को छुए। तो मैं बस हमारे इस चर्चा के आखिरी दौर पे आना चाहूंगी, जहाँ पे मैं कुछ सवाल पूछूंगी आपसे। आपको बिना सोचे एक शब्द में उस सवाल को बताना है कि आपकी फीलिंग क्या है उसके प्रति। तो शुरू करें? ओके। तो मेरा पहला सवाल या मेरा पहला वर्ड रहेगा, कुछ भी आपकी फीलिंग या आपका कोई भी एक इमोशन उससे जुड़ा हो सकता है। पॉकेट एफएम। नेम, फेम, एवरीथिंग। दीवानगी। फीलिंग्स। रहना। ऑफिशियल वर्क ओनली। फर्स्ट ऑडियो शो। हॉरर स्टोरी। माय हॉबी। रोमांस जॉनर। माय फीलिंग्स। स्पिरिचुअल फीलिंग्स। फैमिली। एवरीथिंग। राइटिंग। एवरीथिंग, माय लाइफ। और आप इतने प्यारे हो ना कि कहीं ना कहीं आपकी वो फीलिंग्स आपकी कहानियों से तो हम रीडर्स तक, हम तक पहुंचती हैं, बट जब कभी आपसे बात होती है तब वो और ज्यादा टच्ड हो जाती है कि इतना खुश मिजाज अगर लेखक हो तो बिल्कुल उनकी हर एक कहानी हिट होनी ही होनी। सो मच मैम। बिल्कुल। कोमल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आपका इतना कीमती समय पॉकेट नॉवेल्स की इस वर्चुअल मीट के लिए दिया। एंड मैं पॉकेट नॉवेल्स की पूरी टीम की ओर से तहे दिल से आपके आभार मानती हूँ और आपकी आगे की राइटिंग जर्नी के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए
थैंक यू मैम। मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतना रिस्पेक्ट दिया, इतना लव दिया। थैंक यू सो मच टू ऑल। Thank you so much, ma'am. Thank you. बाय। Bye bye. Have a great evening. Bye bye.